हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज रिपब्लिक से स्टार्ट होने वाला है। कल मैंने इसका ये चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 5। इसके पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कराया है। आप मेरा वो सब लेक्चर देख सकते हैं। तो आज इसका पार्ट 2 होने वाला है चैप्टर 5 का। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है रिपब्लिक। अब ये रिपब्लिक होता क्या है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड होगा, जो राजा बनेगा, वो बनेगा इलेक्टेड होके। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो पहले जो होता था एंशियंट टाइम में कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा। राजा वाला पोस्ट रहेगा, उसका सारा प्रिविलेज मिलेगा, बट वो इलेक्टेड होगा। अब ये ऐसा क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया था ताकि जो राजा वाला जो प्रिविलेज है वो एक गरीब से गरीब आदमी या फिर एक कॉमन मैन भी उसका फ़ायदा उठा सके, ना कि कोई एक डायनेस्टी ही उसका फ़ायदा उठाए, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, जिसको उसका वैल्यू का पता ही नहीं रहता है। तो इसीलिए ये रिपब्लिक वाला चीज़ बनाया गया। ये आया था ब्रिटेन से, जहाँ पे डायनेस्टी वाइज होता है कि मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा करके होता है। लेकिन इंडिया में सोचा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करें, क्योंकि इंडिया काफ़ी सारा चीज़ झेल चुका था। तो इसलिए बोला कि देखो, राजा वाला पोस्ट रखेंगे, बट हम लोग ये इलेक्टेड वाला रहेगा, ताकि इसमें अगर कोई अच्छा आदमी हो, चाहे वो बहुत लोअर क्लास का ही क्यों ना हो, वो क्या होगा, वो उसमें चुन के वो राजा बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं ये क्या होगा। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ये जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी ग्राउंड अंडर टू डिस्टिंक्ट फॉर्म। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होता है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, वो दो फॉर्म में होता है। या तो वो रिपब्लिक वाला हो सकता है, या फिर वो मोनार्की वाला। रिपब्लिक मतलब उसमें वो जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, लेकिन जो मोनार्की होगा उसमें हेड इलेक्टेड नहीं होगा। वो राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, मतलब वो वारिस वाला होगा। ठीक है। मोनार्की वाला में क्या होता है, द हेड ऑफ स्टेट ऑफन ए किंग और क्वीन। जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो या तो किंग या क्वीन हो सकता है, मतलब हो सकता है उसकी बेटी पैदा हो, बेटा पैदा ना हो, तो वो बेटी रानी बनती है, जैसे कि ये में होता है, ब्रिटेन में होता है। होल्ड्स ए हेरिडेटरी पोजीशन। हेरिडेटरी पोजीशन का मतलब बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा मतलब हेरिडेटरी है, वारिस है। द ऑफिस इज पास डाउन थ्रू सक्सेशन। ऑफिस क्या पास होता है, वो जो पोस्ट होता है राजा वाला, वो और वो जो ऑफिस है, ये पोस्ट है, वो क्या होता है, वो पास पास होता है किसके द्वारा, सक्सेशन के द्वारा, मतलब उत्तराधिकारी। एक के बाद ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, ऐसे करके। नॉट इलेक्शन, इलेक्शन से नहीं होता है, उसे कोई चुनता नहीं है। ऑन द कंटेंटरी मतलब इसके अपोजिट क्या होता है, इन ए रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या होता है, द हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड। जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। हो सकता है वो डायरेक्ट इलेक्टेड हो सकता है वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड हो। इनडायरेक्ट मतलब वो हम लोग जिसे चुनेंगे वो उसे चुनेंगे, जैसे कि हम लोगों ने एमएलए एमएलसी चुना, वैसे करके वो एमएलए एमएलसी क्या करेगा, इसको चुनेगा, प्रेसिडेंट को चुनेगा। ऐसा ऐसा वाला चीज़ है। तो क्या अब बताया जा रहा है, डायरेक्टली बाय पीपल। डायरेक्टली बाय पीपल ये कहाँ होता है, ये होता है यूएसए में। और इनडायरेक्टली कहाँ होता है, ये होता है इंडिया में। और इन लोग का फिक्स टेन्योर होता है। इन लोग का ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बना दिया गया, नहीं। राजा वाला फील देंगे, बट वो एहसास हो इसीलिए देंगे। तो ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, ये होगा 5 साल के लिए। इसका इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जीतोगे तभी होगे, ऐसे नहीं हो सकते। जैसे कि हम लोग का एग्जाम्पल में, हम लोग का जो अभी करेंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो बहुत लो लेवल से आती है। वो सोशियली भी लो है और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा लोअर लेवल से आती है। आपको पता होगा कि जो ओडिशा है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एसटी एससी कैटेगरी वाले लोग रहते हैं, और उसमें से भी वो काफ़ी ज़्यादा लो कैटेगरी वाले लोग थे। और उनका अगर आप ये पढ़ेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब वाला सिचुएशन था उनका, क्योंकि उनका पति भी नहीं है, और उनके उनके जो बेटे हैं वो भी मर चुके हैं, कोई भी उनका जिंदा नहीं है। तो उनका सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन आप देख सकते हैं वो भी अब राजा वाले पोस्ट पे हैं, प्रेसिडेंट बन के हैं। Therefore, the word republic in the preamble of India signifies that India has an elected state, elected head of state. इसीलिए बोल रहा है जो रिपब्लिक है, हम लोग का प्रिम्बल में जो रिपब्लिक लिखा हुआ है, वो क्या बताता है कि इंडिया का एक इलेक्टेड हेड होगा। इलेक्टेड हेड होगा मतलब जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। रिफर टू एज प्रेसिडेंट, वो किसको रिफर कर रहा है, क्या चीज़ के बारे में बता रहा है, वो बता रहा है प्रेसिडेंट के बारे में। द प्रेसिडेंट इज चोजन इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट जो हम लोग का इंडिया में ऐसे चूज किया जाता है वो इनडायरेक्टली होता है, थ्रू एन इलेक्टोरल प्रोसेस। यहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस का नाम नहीं दिया गया, हालांकि उसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बारे में मैंने पहले के वीडियो में बताया है, काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड प्रोसेस है, और ये लेंदी भी है, बताने में भी लेंदी है, इतना ज़्यादा हार्ड प्रोसेस है। तो मैं तो कहूँगा कि आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पे बता सकता था, लेकिन यहाँ पे बताने से दिक्कत क्या होगा कि ये जो वीडियो होगा वो उसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जो हमको रखना नहीं है, मेरा स्टोरेज सपोर्ट नहीं करेगा।
एंड होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स। और ये कितना साल तक रहती है, कोई रहती है, मतलब जो ये टेन्योर रहता है वो कितना साल तक रहता है, वो रहता है 5 साल तक। 5 साल बाद फिर उसका इलेक्शन होगा, फिर दूसरा कोई आएगा, फिर ऐसे ही कोई हम लोग देखेंगे कि ऐसे ही कोई मतलब अच्छे लोग आएंगे जो जिनका बैकग्राउंड बहुत मतलब ये होगा, मतलब दयनीय होगा, वैसा वाला टाइप का होगा। ठीक है, अब देखते हैं रिपब्लिक इम्प्लाइज टू क्रूशियल आइडियाज। रिपब्लिक के दो क्रूशियल आइडियाज क्या क्या है? पॉलिटिकल सोवरेनिटी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी का मतलब क्या? जो सुप्रीम पावर होगा, सुप्रीम पावर रिसाइड्स इंटायरली इन द पीपल। वो सुप्रीम पावर किसके पास होगा? वो सिर्फ लोगों के हाथ में होगा, किसी ऐसे एक के हाथ में नहीं होगा, पूरे लोगों के हाथ में होगा। नॉट इन द हैंड ऑफ एनी इंडिविजुअल लाइक ए मोनार्क। ऐसा मोनार्की जैसा है, किसी एक के हाथ में नहीं होगा। जो पावर होगा वो पूरे लोगों के हाथ में होगा, तभी ना हम लोगों ने इलेक्ट करके किसी एक को राजा बना दिया है। पावर बिलोंग्स टू द कलेक्टिव विल ऑफ सिटीजन। पावर जो होगा वो कलेक्टिव विल ऑफ सिटीजन। कलेक्टिव विल मतलब कलेक्टिव विल। कलेक्टिव विल मतलब क्या? जो ग्रुप वाला इच्छा है, विल मतलब इच्छा। जो सिटीजन्स का जो ग्रुप होगा वो जाके उनका जो इच्छा होगा, जो ग्रुप ऑफ पीपल का जो विश होगा, उन लोग के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेसिडेंट को बनाएंगे, जो किसको वो बनाना चाहता है। नॉट डायनेस्टी। ऐसा नहीं होगा कि कोई डायनेस्टी होगा कि राजा का बेटा राजा का बेटा राजा, जैसे एंशियंट टाइम में होता था, ऐसा नहीं होगा। नो प्रिविलेज क्लास एग्जिस्ट। और इसका रिपब्लिक का ये इसका भी ये मतलब है कि ये इसमें कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं होगा। अगर आपके पास कंपटीशन में आपका मेरिट लिस्ट में अच्छा नाम आ गया तो आप वो बन सकते हैं। ऐसा कोई भी पब्लिक ऑफिस नहीं है जो जिसमें कोई सिटीजन को नकारा जाएगा। को यार, हाँ, तो इसके बाद क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और वेल्थ। मतलब ये क्या बता रहा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कौन सा बेसिस पे? ना तो वो कहाँ पे पैदा हुआ है उसके बेसिस पे, ना तो वो कौन सा कास्ट का है उस बेसिस पे, ना तो वो उसके पास वो अमीर है कि गरीब है उस बेसिस पे। मतलब कास्ट का मतलब क्या? कास्ट का मतलब वो चाहे अपर कास्ट का हो, या फिर वो जनरल कैटेगरी का हो, या फिर लोअर कास्ट का हो, SC ST कैटेगरी का हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऐसा भी नहीं कोई प्लेस ऑफ बर्थ, कोई ये आसाम में पैदा हुआ है और कोई गुजरात में पैदा हुआ है तो इसको ये प्रीफर करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वेल्थ के बेसिस पे भी नहीं, चाहे वो अंबानी का बेटा हो या फिर वो फटा हुआ आदमी का हो, लेकिन वो हर कोई अगर वो मेरिट लिस्ट में आ गया तो वो उस पोस्ट में जा सकता है। अब देखते हैं जस्टिस। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है न्याय। न्याय का हिंदी मीनिंग होता है। तो जस्टिस का मतलब क्या होता है? सबको सेम सेम कराने की कोशिश करना। मतलब अगर कोई डाउन है तो उसको अप करेंगे, अगर कोई बहुत ज़्यादा ही अप है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग थोड़ा कम करने की कोशिश करें। कम नहीं करेंगे, उससे लेके हम लोग इसको देंगे तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हम लोग का ऐसा कभी भी मोटिव नहीं होता है कि उसको डाउन करना। हालांकि हम लोग चाहते हैं कि उन लोग से लेके इनको दिया जाए ताकि ये उठ जाए। तो ये क्या कैसा टाइप का होता है जस्टिस? द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस भी होता है, इकोनॉमिक जस्टिस भी होता है, पॉलिटिकल जस्टिस भी होता है। सोशल जस्टिस मतलब सोशली सेम सेम करने की कोशिश करना। जैसे सोशली अपर कास्ट लोअर कास्ट है तो इसको सेम करने की कोशिश करते हैं। ST SC को हम लोग ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? रिजर्वेशन देते हैं। और जो ये जनरल कैटेगरी वाला है उन लोग हम लोग कम करने की कोशिश कैसे करते हैं? उन लोग का जो ये होता है, उन लोग में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि उन लोग को ऐसा नहीं है कि उन लोग को दबाने की कोशिश किया जाएगा, नहीं। बस हम लोग इसको उठाने की कोशिश करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, जनरल कैटेगरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, चलेगा। इकोनॉमिक जस्टिस, कोई अमीर या मतलब कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो हम लोग क्या करेंगे? अमीरों से टैक्स लेते हैं और गरीबों को देते हैं। गरीबों के बैंक अकाउंट में हम लोग पैसे डालते हैं ताकि उन लोग क्या हो, अपर हो सके, ऊपर आ सके। जो हम लोग खाना देते हैं, जो राशन आता है, वो सब चीज़ क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल फॉर्म। पॉलिटिकल फॉर्म का मतलब क्या है? चाहे वो टाटा कंपनी का ओनर ही हो, टाटा कंपनी का ओनर ही हो, या फिर एक रिक्शा चलाने वाला आदमी हो, दोनों का वोट का वैल्यू सेम दिया जाएगा। जो वोट देगा वो किसी भी सरकार को गिराने का, किसी भी सरकार को बनाने का हक मतलब कोई भी या वो टाटा ओनर का जो वोट होगा, या फिर जो रिक्शा चालक का वोट होगा, वो एक वोट किसी भी सरकार को गिरा सकता है तो किसी भी सरकार को बना सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी एक का वोट का वैल्यू, टाटा ओनर बहुत बड़ा आदमी है, टाटा कंपनी का ओनर, तो उनका वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिक्शा ओनर, रिक्शा चालक के भी वोट का वैल्यू उतना ही होगा जितना टाटा कंपनी के ओनर का होगा। ये चीज़ बताया गया है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉलिटिकल फॉर्म।
ऑल गारंटेड थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स से कौन कौन सा, सोशियली जो अपर कास्ट लोअर कास्ट है, इसके लिए हम लोग आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 आर्टिकल 15, ये सब चीज़ क्या है, क्या बताता है, क्या बताता है। एक तो बोलते हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, हम लोग उसको सेम रूल लगाएंगे, सेम लॉ लगेगा अगर वो कुछ क्राइम किया होगा। 15 में भी वही चीज़ बोलता है कि आप कहीं भी जाओ, आपको आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, अनटचेबिलिटी नहीं होगा। आर्टिकल 17, आर्टिकल 16 इकोनॉमिक जस्टिस सॉरी, उसमें अपॉर्चुनिटी के लिए आप चाहे कितने भी अमीर हो कितने भी गरीब हो, आपको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये सब चीज़ के बारे में बात करता है सोशल ये जस्टिस। तो जस्टिस में क्या बोले हम, ये कि ये फंडामेंटल राइट्स में कुछ कुछ गुण है, कुछ डीपीएसपी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाला काफ़ी सारे बात करते हैं कि उनसे लो और इनको दो, मतलब गरीबों को दो और इनको ऊपर उठाओ। ये सब चीज़ के लिए हम लोग ये क्या बोल रहे हैं कि जो जस्टिस वाला चीज़ है, जस्टिस हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में देखने को मिलता है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14, 15, 16 काफ़ी सारे, और डीपीएसपी में हम लोग को काफ़ी सारे ऐसे चीज़ है जिसमें हम लोग देखते हैं कि अच्छा खाना देने का बात करते हैं, तो कभी बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये सब चीज़ का बात करते हैं, तो ये डीपीएसपी में आ जाता है। अब आगे देखते हैं सोशल जस्टिस। तो अब सबका मीनिंग अच्छे से देखेंगे एक बार। तो अभी तो मैंने बस मुंह में बोल दिया। सोशल जस्टिस मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन और कलर। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या बोल रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो आर्टिकल 14 ही बात कर लो या फिर आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, कुछ भी बात कर लो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अगर वो कोई क्राइम करेगा, चाहे वो अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो, उसके साथ इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अमीर लोगों के साथ हम लोग अच्छा ट्रीट करेंगे और गरीब लोगों के साथ खराब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबके लिए सेम कानून बनाया गया है, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रेस का हो, चाहे भी किसी भी सेक्स का हो, वो मेल हो फीमेल हो, कुछ भी चलेगा। रिलीजन भी कुछ भी रिलीजन हो, वो अगर कुछ क्राइम किया है तो उसको सज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं देखा जाए कि नहीं ये हिंदू है तो इसको हम लोग सज़ा नहीं देंगे या फिर इसका सज़ा कम कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसका वो कास्ट मान लो वो एक शर्मा है और एक है महतो है, ऐसा नहीं सोचेंगे कि शर्मा है तो उसका सज़ा कम कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कलर के बेसिस पे भी हम लोग कुछ भी ऐसा जज नहीं करेंगे कि नहीं उसका कलर दूसरा है तो हम उस पर दूसरा कानून लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। इसका मतलब क्या बता रहा है कि जो प्रिविलेज है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, जीरो प्रिविलेज टू एनी पार्टिकुलर सोसाइटी। कोई भी ऐसा सोसाइटी को कोई भी ऐसा प्रिविलेज नहीं मिलेगा। एंड सपोर्ट्स अपलिफ्टमेंट ऑफ ST, SC, OBC एंड वोमेन। और ये इसके साथ साथ और क्या चीज़ करेगा, और इसके साथ साथ देखो एक तो इक्वलिटी दे दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस काम खत्म हो गया। इक्वलिटी देने से नहीं होता है, कुछ कुछ लोग इक्वलिटी से भी डाउन रहते हैं, मतलब इक्वलिटी तो दे दी है लेकिन कुछ कुछ लोग तो इससे भी डाउन है, तो इसको भी तो ऊपर उठाने का कोशिश करना होगा। ये कहाँ से करेगा, तो इसके लिए अपलिफ्टमेंट किया जाता है। कुछ कुछ ऐसे हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है जिसके द्वारा मतलब कुछ कुछ कमीशंस बनाए गए हैं, कुछ कुछ ये पॉलिसी स्कीम्स चलाया जाता है जिससे कि उन लोग को अपलिफ्ट किया जा सके। जैसे कि ST SC के लिए 338 आई थिंक, ST के लिए आता है, OBC के लिए आता है, वोमेन के लिए आता है, ये सब के लिए कमीशन बना हुआ है। SC कमीशन, ST कमीशन, OBC कमीशन, वोमेन कमीशन। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनको कैसे एम्पावर किया जाए वो सारे काम किया जाते हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें मतलब ऐसा तो है कि हम लोग इक्वलिटी रखेंगे, लेकिन कुछ कुछ आदमी तो इक्वलिटी तो छोड़ो, उन लोग एकदम डाउन में है। इक्वलिटी रख रहे हैं मतलब जो अमीर है ऐसा करके बोल रहे हैं कि इक्वलिटी रखेंगे। इसमें एक आदमी अमीर है एक आदमी गरीब है, तो अमीर चाहे जो भी हो सेम कानून लगेगा, ये तो कर लिए। लेकिन कुछ कुछ लोग तो इतना डाउन है तो इसको भी ऊपर उठाने का कोशिश करेंगे, मतलब एक तरीके से घटाने का कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से हम लोग उठाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है। अब इकोनॉमिक जस्टिस आ गया। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। मतलब आप चाहे कितने भी अमीर हो, आप चाहे रिच हो या फिर आप चाहे पुअर हो, आप चाहे अंबानी हो या फिर सुदामा हो, आपके साथ सेम ट्रीट किया जाएगा। गवर्नमेंट आपके साथ सेम ट्रीट करेगी। सेम आर्टिकल 14, 15 सब कुछ आ जाएगा इसमें कि आप कोई भी आदमी हो आपको सेम ट्रीट किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके अगर आप अमीर आदमी हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में मिल सकता है लेकिन ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हो गया। इट इंश्योर्स नो इनइक्वालिटी इन वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड इनकम। ये क्या बता रहा है, ये इकोनॉमिक जस्टिस क्या बताता है कि ये कोई भी ये नहीं करेगा, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं रखेगा अमीर गरीब कुछ भी किसी भी चीज़ में। चाहे किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो हम लोग उसको ज़्यादा इज्जत देंगे, ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं करेगा। इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा इज्जत मिलेगा उसको, उसको कुछ क्राइम से छुटकारा मिल जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड कॉल्स फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीम गैप। और क्या बता रहा है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या, मान लो कोई आदमी अमीर है और कोई आदमी काफ़ी ज़्यादा गरीब है, तो क्या किया जाएगा, इससे टैक्स लेगा
अंबानी से टैक्स लेंगे और सुदामा जी को देंगे, और सुदामा जी को देने के बाद हम इसको ऊपर उठाने का कोशिश करेंगे और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कभी होगा नहीं, ये रियलिटी है, ये ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन ये करने का कोशिश किया जाएगा इकोनॉमिक जस्टिस। बात थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। ठीक है, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, और ये क्या करेगा, जो एलिमिनेशन होगा एक्सट्रीम गैप का, मान लो कि ये एक ग्राफ है, ये अमीरों वाला है, ये गरीबों वाला है, तो हम लोग इसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसको इधर, ये पुअर है, ये पुअर और ये रिच। हाँ, तो क्या करेंगे, रिच को भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे और पुअर को भी थोड़ा सा उठाने का कोशिश करेंगे। रिच को थोड़ा डाउन करने की कोशिश करेंगे और पुअर को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। अब रिच को डाउन मतलब ऐसा नहीं कि डाउन करें, कुछ टैक्स वैक्स लगा दिए, ऐसा नहीं कि उसका हम पैसा ही डायरेक्ट छीन लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस भी हो गया, मतलब इकोनॉमिकली अगर कोई बहुत ज़्यादा ही डाउन है, देखो एक मीडियम तक रहना ठीक है, लेकिन इससे ऊपर होगा तो इससे ये लेके गवर्नमेंट लेके इसको देगा, मतलब एक ऐसा अगर है एक आदमी, तो इससे टैक्स लेके इसको देगा और इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। और मान लो कोई आदमी यहाँ पे है तो इसको भी तो ऊपर उठाना होगा, तो ऐसा भी किया जा सकता है, ये दोनों चीज़ है। तो सेम जैसा सोशल जस्टिस में कोई कोई बहुत ज़्यादा डाउन है तो उन लोगों को पैसा वैसा दे के उठाया जाता है, ठीक है, वैसे ही इकोनॉमिक जस्टिस भी हो गया। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्यों बताया जा रहा है, सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस, देखो इन लोग को सोशल जस्टिस, चाहे आप सोशल जस्टिस देख लो या इकोनॉमिक जस्टिस देख लो, सोशल जस्टिस ही, अगर आप थोड़ा ज़्यादा गौर करेंगे तो जो सोशल जस्टिस का भी रीजन है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जस्टिस है। मतलब जो वो सोशली उन लोग को थोड़ा डाउन देखा जाता है, वो इकोनॉमिकली ही देखा जाता है। मतलब अगर कोई इकोनॉमिकली कम है तो ऑटोमेटिक उसका सोसाइटी में जो ये वैल्यू होता है वो घट जाता है, तो इकोनॉमिकली उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। मतलब क्या करेगा, अमीर लोगों से लेगा और गरीबों के बैंक अकाउंट में डाला जाएगा, जिससे क्या होगा उन लोग को अपलिफ्ट किया जाएगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दाल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चावल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या क्या अपलिफ्ट हो रहा है, सोशल जस्टिस भी हो रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस भी हो रहा है। पैसे से भी हम लोग उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें, और सोसाइटी में भी उन लोग को अपलिफ्ट करने की कोशिश किया जाता है, ये रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस इम्प्लाइज ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस होगा, पॉलिटिकल जस्टिस में क्या बोल रहे हैं, सबका पॉलिटिकल राइट सेम होगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक टाटा कंपनी का ओनर हो, या फिर टाटा कंपनी, मैंने काफ़ी बार कह दिया, ठीक है, टाटा कंपनी या सुजुकी कंपनी का ओनर हो, सुजुकी नहीं बोल सकते, महिंद्रा कंपनी का ओनर हो, या कोई गरीब आदमी हो, सुदामा इस एग्जाम्पल में कोई गरीब आदमी हो, इसका भी वोट का वैल्यू वन। अगर किसी को कोई एक वोट से जीत सकता है, कोई गवर्नमेंट मान लो एक वोट से जीत सकता है, तो वो इसके वोट से भी जीत सकता है, इसके वोट से भी जीत सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट एक वोट से हार सकती है तो वो किसी एक के वोट से भी हार सकती है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि दोनों का वोट का वैल्यू सेम है। कोई ऐसा नहीं है कि वो अमीर है तो उसका वोट का वैल्यू ज़्यादा हो गया, नहीं, सबको लाइन में लगना होगा। अगर वोट देना होगा सबको लाइन में लगना होगा, ठीक है। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल वॉइस इन गवर्नेंस। इक्वल वॉइस इन गवर्नेंस ऐसा क्यों कहा जा रहा है, और ये मैंने अभी बताया, इक्वल वॉइस इन गवर्नेंस मतलब किसी एक वोट से या तो सरकार हार सकती है या तो सरकार जीत सकती है, दोनों का जो वॉइस होगा वो सेम होगा। एंड इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस, और जो ये होगा पॉलिटिकल ऑफिस होगा वो सब में उसका सेम अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर हो गया कोई डाउन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वो अमीर है तो उसका वैल्यू ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सबका वैल्यू सेम है। These justice ideals, social, economic and political, are inspired by the Russian Revolution of 1917। तो ये जो जस्टिस हम लोग देख रहे हैं सोशियली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, ये कहाँ से आया है, ये आया है रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था। ये अपने आप को इस टाइम अपना इंडिपेंडेंट खुद को डिक्लेयर करते हैं, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। तो ये इस टाइम ये आइडियल्स को अपनाए थे, तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ जो हम लोग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है, ये हम लोग यहाँ से लिए हैं। ये एक तरीके से सोशलिस्ट का ही पार्ट है, ठीक है। एंड अडेप्टेड टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और इसे थोड़ा सा हम लोगों ने इंडिया के तरफ से मॉडिफाई किया है, जिसके कारण हम लोगों ने इसका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नाम दिया। मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग उसको अपलिफ्ट करने का कोशिश करेंगे। अब देखते हैं लिबर्टी क्या होता है। लिबर्टी का मतलब देखो, आज़ादी, किसी भी चीज़ को करने का आज़ादी। जैसे कि जो 3 इडियट्स था, 3 इडियट्स में क्या था, वो जो कौन था, जो जिसका इनकम मिडिल में था, उसको बोला था कि अब मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो वो क्या कर रहा है, उसका लिबर्टी छीन रहा है, कि वो जो बनना चाहता था उसका लिबर्टी को छीना गया। तो अब क्या वो अच्छा इंजीनियर बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा।
वो फोटोग्राफर बनना चाहता था, वो अगर उसको फोटोग्राफर बनने देता तो वो अच्छा फोटोग्राफी कर सकता था, लेकिन उसका लिबर्टी छीना गया। तो इससे क्या होगा, अगर किसी का लिबर्टी छीना जाता है तो वो कुछ इनोवेटिव अगर करना चाहता होगा तो वो नहीं कर पाएगा, वो उस चीज़ से वंचित हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बोलता है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट। ये अनरीजनेबल वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तो फिर ये लिबर्टी का मीनिंग ही हट जाएगा। देखो, अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट का मतलब जो बोल दिया, अब मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, वो अपना मन से बोल दिया कि उसको पसंद था तो ये बोल दिया, तो इसके कारण क्या हुआ, एक अच्छा फोटोग्राफर दुनिया से हट गया और एक गंदा इंजीनियर निकल गया। तो ये क्या बता रहा है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि वो अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सके। तो ये अब थोड़ा सा इसमें जो ये लिखा हुआ नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो पता चल गया कि लिबर्टी क्या होता है, ऐसा चीज़ जिससे कि उसको मतलब ऐसा चीज़ से उसको आज़ादी देना जिससे कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, जिससे अपने आप को वो ग्रोथ कर सके। तो ठीक है, ये तो अब देखते हैं, दो टाइप का लिबर्टी होता है, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी, एक होता है नेगेटिव लिबर्टी। मतलब लिबर्टी भी दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है ये नेगेटिव। मतलब लिबर्टी मतलब छूट देना है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बस छूट दिए थे तो अच्छा हो गया, नहीं। देखो, अगर आपको गवर्नमेंट बोलती है कि आप हेलमेट पहनो, ये क्या है, ये हम लोग को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ये बोल रही है कि इसमें हम लोग को क्या किया जा रहा है, लिबर्टी छीना जा रहा है। तो ये अगर वो बोल दे कि ठीक है, आपको अगर नहीं मन है हेलमेट पहनने के तो आप मत पहनो, आपको ट्रैफिक रूल्स नहीं मानना है आप मत मानो, तो वो कैसा लिबर्टी हो जाएगा, वो नेगेटिव लिबर्टी हो जाएगा। क्यों वो नेगेटिव लिबर्टी, क्यों, इससे नुकसान होने वाला है, ये चीज़ कभी भी फायदे वाला चीज़ नहीं है। ये लिबर्टी, ये जो लिबर्टी है ये कभी नहीं होना चाहिए। और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ऐसा चीज़ तुमको दे जिससे तुमको फ़ायदा हो, जिससे तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सको दूसरों के सामने, जिससे तुम अपने आप को डेवलप कर सको, ग्रो कर सको, खुद को इनोवेटिव कर सको कुछ, वो हो गया पॉजिटिव लिबर्टी। जैसे कि वो ये 3 इडियट्स वाला कहानी बताया, तो ये चीज़ हो गया। और नेगेटिव लिबर्टी मतलब भी बता दिए कि ऐसा बोल दे कि आप मर्डर कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना मर्डर कर सकते हैं, तो क्या होगा, तो आदमी मर्डर करेगा, आराम से मर्डर करेगा, तो इससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये चीज़ तो अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट नहीं लगाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो जो फोटोग्राफर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। द प्रिम्बल गारंटीज लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। जो हम लोग का प्रिम्बल है वो क्या क्या गारंटी करता है, वो गारंटी करता है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। थॉट एंड एक्सप्रेशन ही क्यों का है, ये जो है ये आर्टिकल 19 का पार्ट है, 19(1)(a) का पार्ट है ये है। और बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ये 25-26 का पार्ट है। बिलीफ फेथ एंड वर्शिप मतलब आप किसी आइडियोलॉजी को अपना सकते हैं, फेथ मतलब आप किसी भगवान के ऊपर अपना आस्था दिखा सकते हैं, आप उसे पूजा कर सकते हैं, वर्शिप। और ये लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या, आप जो चाहे वो सोच सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, जो चाहे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपका मर्जी है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये लिबर्टी मिला गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं है, एक लिमिट के बाद रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। आप ऐसा कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि आप किसी बाहर के जो लोग आए होंगे, मान लीजिए कि ट्रम्प अंकल आए हैं, ट्रम्प को आप थोड़ा ये बोल दिया, थोड़ा गलत बोल दिया, उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, थोड़ा गंदे तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसका कुछ मतलब मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, मतलब अपने मन से बना रहे हैं, कुछ भी रोस्ट किए जा रहे हैं, तब आपको क्या क्या किया जाएगा, तब आपको किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये हो गया। फिर अब देखते हैं, दिस लिबर्टी इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ये जो लिबर्टी है एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं कि लिबर्टी मिल गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। इट इज़ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। इसमें कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स लगाए गए हैं। लिमिट्स क्यों लगाए गए हैं, ताकि आप कुछ भी ना कर सको, मतलब हद से ज़्यादा पार ना हो जाओ। एंड कैन नॉट मीन टोटल लाइसेंस। इसका मतलब ऐसा नहीं कि टोटल लाइसेंस मिल रहा है आपको, अगर बोल दिया कि आप फ्रीडम हो, आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रम्प को कुछ भी गाली दे दें, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मोदी को गाली दे दें, नहीं, आप नहीं दे सकते। इस सब चीज़ में अगर करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। द गोल इज टू इंश्योर एज इंडिविजुअल्स पर्सनल स्पेस वाइल रेस्पेक्टिंग अदर्स राइट्स। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब होता है कि दूसरे के जो प्राइवेसी है, दूसरे को रेस्पेक्ट करते हुए, दूसरे को कुछ भी हार्म ना करते हुए अपने आप को डेवलप करने की आज़ादी, उसी को हम लोग लिबर्टी कहते हैं। अपने आप को हम डेवलप कर सके, कैसे, हम किसी को भी चोट ना पहुंचाएं, और उस चोट ना पहुंचाते, हम किसी को भी चोट ना पहुंचाते हुए खुद को डेवलप करें, तो वो क्या हो गया, वो लिबर्टी हो गया। यही एक गोल है लिबर्टी का। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी वेर टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये जो लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी है, ये कहाँ से लिए हैं, ये हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं। क्यों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन
एक ऐसा टाइप का सोसाइटी था जिसमें कि एक अपर क्लास था, एक मिडिल क्लास था और एक लोअर क्लास था। तो ये अपर क्लास वाले, इसमें राजा लोग थे, राजा थे, और कुछ कुछ जो पुजारी उजारी वहाँ के पॉप बोले जाते थे वो थे, और मिडिल क्लास यहाँ पे थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोअर क्लास था, बहुत ज़्यादा इन लोग के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था। इन लोग क्या करता था, ये जो नीचे वाले लोग हैं उन लोग को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया करते थे। इन लोग से टैक्स लेते थे, काफ़ी हैवी टैक्स लिया जाता था। और उसके साथ साथ क्या, इन लोग से मतलब कुछ भी मीटिंग वूटिंग होता था, कुछ भी बजट वजट बनता था, इन लोग का कोई भी हकदारी नहीं था। जो मतलब इन लोग से पैसा ले रहा है लेकिन इन लोग का कुछ भी हक नहीं है ऊपर। तो इसमें इसमें क्या हुआ, एक टाइम के बाद इन लोग का गुस्सा बढ़ गया, और गुस्सा बढ़ गया तो क्या किया, जो ये लेबर क्लास वाले लोग हैं उन लोगों में से कोई एक ने ये राजा का गला काट दिया, और गला काट के पूरा अपना ये टाउन में घुमाया, और ये बताने का कोशिश किया कि देखो अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो इसका यही हाल होगा। तो इसके बाद उन लोगों ने बोला कि नाउ आवर कंट्री इज़ फुल्ली इंडिपेंडेंट एंड वी अडॉप्ट द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये चीज़ बोला। अब उस टाइम से ये अपनाया, तो ये चीज़ हम लोग को अच्छा लगा कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी होना चाहिए। ये इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हम आगे पढ़ाएंगे, तो इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लिबर्टी होना चाहिए। इसीलिए हम लोग को ये अच्छा लगा, तो इसीलिए हम लोगों ने इसे अपना लिया। अब देखते हैं इक्वालिटी। अब इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या, सेम इक्वल होना, कोई भी बेसिस पे, कोई भी बेसिस हो उस पर इक्वल होना। क्या, कैसा कैसा बेसिस, इक्वालिटी एलिमिनेट्स स्पेशल प्रिविलेज एंड प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी जो स्पेशल प्रिविलेज होता है, कोई भी मतलब किसी को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिल गया, उस चीज़ को कम करने की कोशिश करता है। और कोई कोई भी बेसिस पे, मतलब चाहे वो, अगर हम कास्ट बेसिस पे देखें तो कोई ये है ब्राह्मण है तो उसको थोड़ा प्रिविलेज मिल गया है। प्रिविलेज किस चीज़ का है कि उसको इज्जत मिलेगा उस चीज़ का, तो उसको हम लोग घटाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, एसटी एससी को हम लोग अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसके दूसरी तरफ हम लोग जो जनरल कैटेगरी वाला है, वो जो उन लोग का हम लोग सीट्स जो है उन लोग को थोड़ा हाई कट ऑफ रख देते हैं। क्यों, क्योंकि उन लोग थोड़ा सा डाउन हो सके, इन लोग ऑटोमेटिक थोड़ा सा अप हो सके। तो ये है स्पेशल प्रिविलेज को क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेट करते हैं। एंड प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। हम लोग क्या प्रमोट करते हैं इससे, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो कोई भी क्लास का आदमी हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। हाँ, आप बोलेंगे कि तब एस टी एस सी लोग को तो अच्छा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, नहीं भाई, वो भी है, हम लोग को आर्टिकल में ही लिखा हुआ है कि अगर वो एक लिमिट के बाद से डाउन है तो उसको हम लोग अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्योर सिविक इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिविक इक्वालिटी भी इंश्योर करता है। सिविक इनइक्वालिटी कैसा कैसा होता है, सिविक इनइक्वालिटी देखो, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। चाहे आप कितने भी अमीर हो, चाहे आप कितने भी गरीब हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो, लॉ के सामने सब इक्वल होगा। लॉ के सामने सब इक्वल होगा। लॉ जो होगा, अगर आप मर्डर करेंगे तो 7 साल का सज़ा अगर हिंदू को हो रहा है तो 7 साल का सज़ा मुसलमान को भी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये होगा। अब आप बोलेंगे फिर तो ये एक तरीके से दिक्कत कर रहा है, अगर वो बच्चा होता, बच्चा क्राइम करता तब तो दिक्कत हो जाता है। हाँ, उसके साथ साथ हम लोग को ये भी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बताता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बताता है कि कोई अगर मान लो कि जो थोड़ा लोअर कैटेगरी का है, कि मतलब वो सज़ा उसके लिए आसान है किसी के लिए, और किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जा रहा है, तो हम लोग उसके लिए सज़ा को कम कर देंगे। हम दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि मान लो दो को आदमी हैं, वही हम सोचते हैं, एक अंबानी है और एक सुदामा है। तो अंबानी सुदामा है, उन लोग को जुर्माना लगाया जाता है। एक अंबानी है और एक सुदामा है, कुछ उन लोग कांड किए तो उन लोग को जुर्माना लग रहा है। हाँ, तो दोनों का 1 लाख का जुर्माना लग रहा है, 1 लाख का जुर्माना लग रहा है। अंबानी का इनकम है 1 करोड़ पर ईयर, मान लो, मानने बोल रहे हैं पर ईयर, हाँ पर मंथ लिख लो, हाँ पर मंथ। और इसका है 1000 पर मंथ, ऐसा है। तो 1000 पर मंथ और इधर है 1 करोड़ पर मंथ। तो किसको ये जुर्माना देना इजी रहेगा, कौन आराम से जाके छूट जाएगा और कौन नहीं छूट पाएगा, ज़िंदगी भर रह जाएगा। तो कौन छूट जाएगा आराम से, अंबानी वो जो जुर्माना है वो दे देगा और वहाँ से छूट जाएगा। लेकिन जो सुदामा है वो जेल में चक्की पीसते रहेगा, क्योंकि उसका इनकम ही 1000 है। वो 1 लाख कहाँ से देगा, वो कभी नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लाया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कोई अगर डाउन है तो उसको हम लोग अपलिफ्ट करेंगे, उसके हिसाब से सजा देंगे। मतलब क्या, परसेंटेज वाइज सजा मिलेगा, परसेंटेज वाइज पनिशमेंट किया जाएगा। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। इसे क्या बता रहे हैं कि हम लोग इक्वलिटी रखे हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आपको कहीं भी घूमने में आज़ादी होगा, कहीं भी घुसने में आज़ादी हो, चाहे वो होटल हो या स्कूल हो या कुछ भी हो, वो आपको सब जगह वहाँ पे ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि नहीं आप मुसलमान हो तो आप यहाँ नहीं घुस सकते। अब इसमें एक ये ट्विस्ट भी है कि आप ये नहीं जा सकते फिर
मतलब उन लोग के कुछ धार्मिक स्थल जाके बोलेंगे कि नहीं हमको तो आर्टिकल 15 मिल चुका है, अब ये बात अलग हो रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल में तो बोले तो आप किसी के घर घुस गए, किसी दूसरे के घर घुस गए, कोई प्राइवेट प्लेस के घर घुस गए, मतलब मान लो कोई एक कि कोई जिसे आप अनजान हैं, कोई आप टाउन में हैं और कोई अनजान के आदमी के वहाँ घर घुस गए, तो ये थोड़ी होगा कि आप बोलेंगे कि नहीं हम मुसलमान हैं तो आप हमको घर नहीं घुसने दीजिएगा। नहीं भाई, वो उसका प्राइवेट प्लेस है, वो आप नहीं ये कर सकते। वो आर्टिकल 15 मानते हैं कि आप कहीं भी जाना जाना कर सकते हैं, कोई भी बेसिस हो, चाहे वो रिलीजन कास्ट कोई भी हो, ऐसा कुछ भी हो आप जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे का घर जाके घुस जाएं, ये नहीं है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब्स। जो पब्लिक जॉब्स होगा, जो गवर्नमेंट जॉब होगा, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब, चाहे वो अंबानी का बेटा हो या फिर वो सुदामा का बेटा हो, चाहे वो हिंदू हो या चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या जैन हो, चाहे वो कौन सा कम्युनिटी से, वो पारसी कम्युनिटी का हो या फिर जैन कम्युनिटी का हो, उतना ही ये मिलेगा। अपॉर्चुनिटी जो होगा वो सबको मिलेगा। मतलब आप अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है तो वो जैन कम्युनिटी वाला भी दे सकता है, एक मुसलमान भी दे सकता है, एक लड़की भी दे सकता है, एक लड़का भी दे सकता है, ऐसा सबको मिलेगा। अब आप बोलेंगे तब ऐसा रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? अपलिफ्ट करने के लिए, जस्टिस जस्टिस। ठीक है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये क्यों किया जा रहा है? सोशल जस्टिस को कम करने के लिए, इक्वालिटी रहे। जो अपर कास्ट लोअर कास्ट था, तो लोअर कास्ट को ये करेंगे अपलिफ्ट करने के लिए, अपर कास्ट को डाउन करने के लिए। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अब छुआछूत जो पहले था, जो पहले क्या होता था कि जो अपर कास्ट वाले थे, अपर कास्ट वाले, वो लोअर कास्ट वाले लोगों को नहीं छूते थे। वो बोलते थे नहीं हम तुम लोग को नहीं छुएंगे। क्यों नहीं छुएंगे? अगर हम छुएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, हम मेरे को पाप लग जाएगा, हमको नहाना पड़ेगा। वो चीज़ को क्या किया गया, नहीं इसको हटाओ, हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा इक्वलिटी हार्म हो रहा है, तो इसको हटाओ। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले क्या करते थे, राजा अपना टाइटल लगाते थे अपना नाम के आगे, कि महाराजा समथिंग ऐसा करके, महाराणा समथिंग कुछ कुछ लगाते थे। तो ये चीज़ बोला कि नहीं अब आप नहीं लगा सकते, ये चीज़ आपको हटा दिया, अब आप नहीं लगा सकते। ये जो आप कोई भी टाइटल जो बर्थ से मिल रहा है वो आप नहीं लगा सकते। अब आप डॉक्टर लगाता है कोई डॉक्टर, तो क्या इसे हम हटा सकते हैं? नहीं, ये इसने कमाया है, ये इसके लिए इसने मेहनत की है, तो ये लगा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एबोलिशन ऑफ टाइटल बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे कि इक्वलिटी होना चाहिए तो ये डॉक्टर नहीं लगाए। नहीं भाई, वो मेरिट लिस्ट में निकाल के कमाया है, ऐसे नहीं मिला है उसको। फिर है पॉलिटिकल इक्वलिटी। एक ये सब क्या था? सिविक इक्वलिटी, सिविक इक्वालिटी रहेगा। ये आप देखेंगे पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या बोलेगा भाई? 18+ होगा तो वोट दे सकते हो, चाहे आप हिंदू मुसलमान समथिंग समथिंग कुछ भी हो, लड़का लड़की कुछ भी हो चलेगा। और क्या बोल रहा है कि कोई भी कास्ट बेसिस, कोई भी रिलीजन कुछ भी होगा, आप वोट दे सकते हो। कोई किसी को भी वोटर लिस्ट नहीं हटाया जाएगा। आर्टिकल 325 एंड 326 नो एक्सक्लूजन फ्रॉम वोटर लिस्ट ड्यू टू रिलीजन कास्ट सेक्स। रिलीजन कास्ट सेक्स के बेसिस पे, चाहे आप महतो हो या फिर ब्राह्मण हो, आप वोट दे सकते हो। रिलीजन कोई भी हो, वोट दे सकते हो। आर्टिकल 326 क्या बताता है? इलेक्शन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। 18+ हो तो आप वोट दे सकते हो। इसका पूरा मीनिंग यही होता है, अगर आप 18+ हो तो आप वोट दे सकते हो। अब होता है इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है? इकोनॉमिक इक्वालिटी किस में है? इकोनॉमिक इक्वालिटी है थ्रू डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। इक्वल राइट्स टू लिवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये बोल रहा है कि सबको हक है, सबको हक है। क्या, किस चीज़ का हक है? कि सबको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना ही चाहिए। मतलब अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक मिनिमम इतना फिक्स्ड पेमेंट तो मिलना ही चाहिए। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हो, आपको उतना पेमेंट मिलना ही चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो बॉय हो या फिर वो गर्ल हो, अगर वो सेम काम कर रही है, अगर वो डेस्क वाला काम है, मान लो कि वो ये टेबल डेस्क वाला काम है, चेयर डेस्क वाला, वो सेम काम कर रही है, सेम उतना ही काम कर रही है, तो क्या होगा? जो लड़के को वेतन मिलेगा वही गर्ल को भी मिलेगा। ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि नहीं आप लड़की हो तो आपको हम लोग इसमें नहीं करेंगे। अरे भाई, वो काम सेम किया है, काम का जो अमाउंट है, जो प्रोडक्टिविटी है, अगर वो सेम है तो उसको सेम देना ही पड़ेगा। अब इसमें कुछ कुछ ये आ जाते हैं, वो ये वाले पारा टीचर वाले। आई डोंट नो वो पारा टीचर वाले क्यों आते हैं, क्योंकि पारा टीचर वाले बोलते हैं कि हम लोग भी तो सरकारी टीचर जितना ही ये मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम लोग को उतना जो सैलरी है वो क्यों नहीं मिल रहा है? तो आई डोंट नो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो उन लोग मेरिट लिस्ट में नाम निकाल के वो सब चीज़ कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट में उन लोग का नाम निकला है, वो लोग गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं, ऐसे ही नहीं बने हैं।
तो ये तो देना बनता ही है, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा ओपिनियन है। अब पता नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिबेट होता है, तो देख सकते हैं आर्टिकल 939 ऐसे भी है जो डीपीएसपी होता है। डीपीएसपी का मतलब ही होता है कि आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। अब ये क्या है, भाईचारा को हम लोग कैसे प्रमोट करते हैं? भाईचारा तो बोलते हैं, लेकिन भाईचारा प्रमोट कैसे होता है? फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब एक ये भाईचारा वाला भाव, शेयर्ड आइडेंटिटी अक्रॉस द कंट्री। शेयर्ड आइडेंटिटी का मतलब हम लोग जो इंडिया में कोई भी सिटीजन है, चाहे वो गुजरात का हो या फिर तमिलनाडु का हो या फिर कश्मीर का हो या कन्याकुमारी को, हम लोग सबको सेम आइडेंटिटी देते हैं, सेम एक ही आइडेंटिटी मिलता है। मतलब जो आर्टिकल 14 है वो सब पे लागू होगा, वो चाहे वो कहीं भी इंडिया के कोई भी कोने में रहे, मतलब जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, जो भी चीज़ प्रिविलेज मिल रहा है सिटीजन को, वो सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगा। तो वो क्या बता रहा है कि भाई तुमको जो मिल रहा है वो हमको भी मिल रहा है, तुम हिंदू हो हम मुसलमान हैं, लेकिन तुमको जो मिल रहा है वो हमको भी मिल रहा है। मतलब क्या, एक ही मतलब आप एक हॉस्टल में हो, हॉस्टल में एक हिंदू है एक मुसलमान है, लेकिन दोनों को खाना मिलेगा, दोनों को सेम खाना मिलेगा। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ तुम लोग सब सेम हो, मतलब तुम लोग में भाईचारा होना ही चाहिए। इसके लिए इंडिया ने क्या क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या किया है? देखो, सबसे पहला तो बोल रहा है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप रखा है। स्टेट जो है हम लोग का, बहुत सारा स्टेट लिंग्विस्टिक स्टेट है, मतलब भाषा वाला स्टेट है। तो इसका मतलब इसीलिए हम लोग ने क्या किया है कि भाषा वाला ऐसा ये होगा, फिर बहुत सारा डाइवर्सिटी है, कल्चर है। तो ऐसा अगर सिटीजनशिप देंगे दो को, कि एक स्टेट का एक कंट्री का, तो हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अनइक्वलिटी जाएगा, आ जाए, बहुत ज़्यादा रीजनलिज्म आ जाए। मतलब कि नहीं तुम वहाँ के हो हम यहाँ के हैं, मतलब तुम गुजरात के हो हम तमिलनाडु के हैं, ऐसा वाला सेंस होगा। तो इसलिए बोला कि नहीं, एक ही होगा, एक ही सिटीजनशिप होगा। कौन सा होगा? सिंगल सिटीजनशिप, जो कि इंडिया लेवल पे होगा। नेशनल फ्रेटर्निटी को दिखाता है कि ये भाईचारा जो होगा वो नेशनल होगा। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में भी हम लोग का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें भी फ्रेटर्निटी के बारे में हम लोग को बताया गया है। आस्क ऑल द सिटीजन्स टू प्रमोट हार्मोनी, इसमें बताया गया कि आप सब कोई हार्मोनी ये करो, मतलब भाईचारा करो, बियॉन्ड रिलीजियस, रीजनल, लिंग्विस्टिक एंड सेक्शनल लाइन्स। चाहे वो आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी रीजन के हो। मतलब ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप दिल्ली पढ़ने आते हो और आपको अगर वहाँ कोई ऐसा मिल जाता है जो झारखंड का होता है या फिर अपने जगह का होता है, ऐसा मिल जाता है कि कोई अपने जगह का मिल जाता है, तो ऑटोमेटिक दोस्ती बढ़ जाता है। रीजनलिज्म नहीं होना चाहिए। आप कोई भी हो, आप ये बताना चाह रहा है कि आपका दिल्ली का आदमी भी आपका दोस्त बन सकता है। आप ऐसा क्यों करते हैं कि जो उसी वो है उसी को दोस्त बनाएंगे? नहीं, आप रीजनलिज्म जो ग्रुपिज्म है वो ना करें, वो सबको आप फ्रेटर्निटी, सबको भाईचारा करें। लिंग्विस्टिक ना हो। लिंग्विस्टिक मतलब कोई मराठी बोलता है तो कोई कन्नड़ बोलता है, ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये चीज़ क्या बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ भी ना हो, फ्रेटर्निटी बना रहे, भाईचारा बना रहे, चाहे वो मराठी हो या कन्नड़ हो, सबको सेम आइडेंटिटी मिल रहा है, सबको इक्वलिटी के इक्वल इक्वल लॉ है। मतलब अगर वो दोनों क्राइम करेगा तो सबको सेम लॉ में पनिश किया जाएगा। लेकिन फिर भी तो क्या बोल रहा है, तो इसीलिए भाईचारा होना चाहिए, लिंग्विस्टिक नहीं बन के रहो। सेक्शनल लाइन, सेक्शनल लाइन्स का मतलब ग्रुपिज्म मत करो, ग्रुपिज्म मत करो। ऐसा मत करो कि आप एक पूरा ग्रुप बना लिया और दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ऐसा ना हो। भाईचारा बनाए रखें, प्रमोट हार्मोनी। द प्रिम्बल एश्योर्स, प्रिम्बल्स क्या क्या एश्योर करता है? ये तो फंडामेंटल राइट्स कर रहा था। प्रिम्बल क्या करता है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भाईचारा को भी एक तरीके से एश्योर करता है। कैसे? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट। हर एक इंडिविजुअल का अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होगा, उसको कौन रेस्पेक्ट देगा? कॉन्स्टिट्यूशन उसको सेल्फ रेस्पेक्ट दिलाएगा। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी बनाए रखेगा, इंटीग्रिटी बनाए रखेगा। कौन? नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिट नेशन का यूनिटी रहेगा, जितना भी स्टेट होगा वो एक साथ मिलकर रहेगा। इंटीग्रिटी, यूनिटी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है इंटीग्रिटी। मतलब क्या, जैसे एक फैमिली में क्या होता है, सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन उन लोगों में एक लव होता है, एक केयर होता है, एक मोरल सपोर्ट होता है। तो वैसे इंटीग्रिटी बना के रखेंगे, मतलब हम लोग एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। जो स्टेट है हम लोग वो एक साथ रहेंगे, कभी भी हम लोग ऐसा डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटीग्रिटी वुड वाज एडेड इन 1976 बाय 42nd अमेंडमेंट। इंटीग्रिटी को 1976 में अमेंड किया गया था। ये मैंने रीजन पिछले बार बताया था कि ये क्यों ऐड किया गया था। इस टाइम तक नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा आ चुका था। नक्सलिज्म में उन लोग क्या कर रहे थे, काफ़ी सारे स्टेट्स में जो नक्सलिज्म कुछ एरिया थे, उन लोग बोल रहे थे कि हमको सेपरेट स्टेट बना दो, सेपरेट स्टेट बना दो, जबकि यूनिटी के बारे में लिखा हुआ था, फिर भी इन लोग बात करते। तो इसीलिए हम लोगों ने इंटीग्रिटी पे फोकस किया। इंटीग्रिटी मतलब अब लव, केयर, इमोशनल सपोर्ट होगा, सब सारा जो देश होगा। हम लोग सोचेंगे कि नहीं मणिपुर भी जो है वो हमारा है, ऐसा हम लोग सोचेंगे। ऐसा नहीं कि बस ग्रुप बना के रखेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसा नहीं।
के.एम. मुंशी ने क्या कहा, क्या के.एम. मुंशी एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने कहा डिग्निटी मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द सेक्रेड वैल्यू ऑफ एवरी इंडिविजुअल। डिग्निटी का मतलब क्या होता है कि जो सबका एकदम पवित्र वाला जो होली वैल्यू होता है इंडिविजुअल का, उसको बचाना, उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं डिग्निटी को ऐड करके। हाईलाइटेड इन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये किस में हाईलाइटेड है, फंडामेंटल राइट्स में भी हाईलाइटेड है और डीपीएसपी में भी डीपीएसपी में भी हाईलाइटेड है। अब देखते हैं आर्टिकल 51 में भी कैसे लिखा हुआ। आर्टिकल 51 ऑल्सो डिमांड्स renunciation of practice of derogatory to women's dignity and upholding national unity and sovereignty। आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है कि जो वो डिमांड करता है, 51A में लिखा हुआ है कि जो रिनेंसिएशन मतलब रिजेक्ट करो। रिजेक्ट क्या चीज़ को रिजेक्ट करने का बात किया जाए, बोल रहा है जो प्रैक्टिसेस है जो वोमेन को डाउन करने का बात करता है, वोमेन को कम करने का बात करता है, जैसे कि उस पहले था सती प्रथा, अभी के टाइम पे जो ये पेट्रियार्कियल सोसाइटी, ये सब चीज़ क्या करता है, थोड़ा सा वोमेन को डाउन करने की कोशिश करता है। तो इसको बोल रहा है कि अप करो, इसको हटाओ, इसको रिजेक्ट करो। डिग्निटी एंड अपहोल्डिंग नेशनल यूनिटी एंड सोवेनिटी, और अपहोल्ड करो क्या चीज़, नेशनल यूनिटी, जो नेशनल यूनिटी हम लोग बना के रखे हैं ग्रुप, जो इतना सारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, वो चीज़ को अपहोल्ड करो, मतलब और ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करो। और सोवेनिटी भी बना रहे, ऐसा ना हो कि वो सोवेनिटी जो होगा, हम लोग इंडिपेंडेंसी जो होगा वो डिपेंडेंट हो जाए, ये कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड कभी नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर द टर्म यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंक्लूड्स बोथ इमोशनल एंड टेरिटोरियल इंटीग्रेशन। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो दोनों चीज़ को ऐड करता है, इमोशनल भी और टेरिटोरियल इंटीग्रेशन भी। मतलब क्या बताना चाह रहा है, यूनिटी और इंटीग्रिटी, देखो यूनिटी का मतलब तो साथ में जुड़ना हो गया, लेकिन अब जब इंटीग्रिटी आ गया तो इंटीग्रिटी आ गया मतलब अब क्या, जो टेरिटरी है उन लोग के लिए हम लोग का इमोशनल सपोर्ट रहेगा। हम लोग सोचेंगे कि हाँ वो हमारा है, उसके लिए हम अपना केयर देंगे कि नहीं वो हमारा है, हम उसे अलग होने नहीं देंगे, उन लोग से प्यार से बरसाएं या बात करेंगे, सब कुछ अच्छे से रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 क्या डिस्क्राइब करता है, जो हम लोग का, ये भी हम लोग को ये यूनिटी और इंटीग्रिटी का ही बात करता है कि जो इंडिया होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। डिनाइंग स्टेट्स द राइट टू सीक्रेट, तो ये क्या बताता है कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा, इसका मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ग्रुप ऑफ कंट्री बन के यूनियन बना है। मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं आप चाहे भी तो भी, अगर आप चाहे तो भी आप अपना जो इंडिया से आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप जाने की कोशिश करेंगे वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, आपको वहाँ से गवर्नमेंट से हटा दिया जाएगा, दूसरा गवर्नमेंट वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।